शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी के तत्वावधान एवं समायोजित एवं संचालित संयोजक मित्रवर आदरत्न शिक्षक श्री लखनलाल आर्य जी, हमारे सम्माननीय वानप्रस्थी महोदय पुरुषोत्तम मुनि जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, सभी सम्मानित सुधी श्रोतागण, मित्रजन, मातृशक्ति एवं देवियों, अभी बड़ा ही सुंदर दया आर्य जी के द्वारा भजन का आनंद ले रहे थे और कमला हंस जी का तो प्रत्येक दिन होता ही है, उनका भी हुआ और हर प्रकार से हमारी माताओं बहनों ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति से कार्यक्रम को अग्रसरित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार के साथ आज का जो विषय है कल की भांति ही चलेगा, लेकिन हम इस आर्यों के महाकुंभ कार्यक्रम में विशेष रूप से यह कहना चाहेंगे कि हमारा जो वैदिक सिद्धांत है, हमारी जो वैदिक मान्यताएं हैं और हमारा जो वैदिक इतिहास है, वो किसी भी प्रकार से हम भूल नहीं सकते और बीच में आक्रांताओं ने आकर के इसको भुलाने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में वो बहुत हद तक सफल भी हुए। लेकिन हमारी जो मान्यता है वो सनातन मान्यता है, वैदिक मान्यता है, क्योंकि वेद अमर काव्य है। अंति संतं न जहाति अंति संतं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममरण जिर्यति। यह अथर्ववेद का मंत्र कहता है कि परमात्मा का अमर काव्य वेद न तो कभी पुराण होता है न तो कभी समाप्त होता है। इसलिए हमारी वैदिक मान्यताएं और उसके अनुसार हमारे राजाओं का जो प्रशासन तंत्र रहा है और उनके द्वारा जो हम सभी देशवासी ऐसे आर्य राजाओं का अपने जीवन में देखे होंगे, पूर्व जन्मों के आधार पर मैं कह रहा हूं, निश्चित रूप से वह जीवन कितना आनंदित रहा होगा। क्योंकि अश्वपति राजा ने घोषणा की थी, न में अस्तेनो न जनपदे न कदरियो न मद्यपा नाना हिताग्नि ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिण कुता। मेरे राज्य में न तो कोई चोर है, न शराबी, न कबाबी, और न तो कोई अनपढ़ है, न तो कोई समझिए कि अविद्वान है, न मूर्ख है, और साथ ही साथ न स्वैरी स्वैरिणी कुता, कोई स्वेच्छाचारी नहीं है। स्त्रियां कैसे स्वेच्छाचारिणी हो सकती हैं, ऐसा दावा करने वाले हमारे राजा हो चुके हैं। निश्चित रूप से हमारा राजा और हमारा देश कितना उज्जवल इतिहास को लेकर के सुरक्षित रहा है, इसी भांति हमें आगे भी इसको सुरक्षित करेंगे। और हमारे माननीय इतिहास विशेषज्ञ माननीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने अपनी गवेषणात्मक तूलिका से जो ग्रंथों को सजा रखा है, लिखा है, बहुत परिश्रम पूर्वक लिखा है और उनके प्रमाण काटते हैं। निश्चित रूप से उन प्रमाणों से हमें गर्व होता है और इन प्रमाणों को देखने से स्पष्ट है कि हम पुनः अपने आर्यावर्त के उन राजाओं का इतिहास जो पहले से सुरक्षित रहा है उसको हम फिर पाने के लिए अपने को अग्रसर, इसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम सभी अपनी मर्यादाओं की रक्षा करते हुए, अपने मान सम्मान का ख्याल करते हुए, हमारी प्रत्येक व्यक्ति की निष्ठा होनी चाहिए कि हम वेदानुसार जीवन यापन करें और वेद के अनुसार हमारा एक एक नागरिक यदि सुरक्षित और वेदानुकूल आचरण करेगा तो उसका प्रभाव राजकीय तंत्र पर पड़ता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसको हम सही ढंग से अपने जीवन में पालन करें। क्योंकि वेद कहता है कृणवंतो विश्वम आर्यम
निश्चित रूप से वह आर्य की बात हम पूरे विश्व को करने की सोच रहे हैं, तो कृणवंतो स्वयं आर्यम पहले करना होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस आर्य महाकुंभ से जुड़े हुए सभी युवा मित्रों से, साथियों से अनुरोध करेंगे कि हम अब सभी मिलकर के वेदों का स्वाध्याय करें, वेदों का चिंतन करें, महान आस्तिकता का परिचय दें। हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर को न भूलें, वैदिक कृत्यों को न भूलें, और हमारा यज्ञमय जीवन हो, त्यागमय जीवन हो। इस भावना के साथ पंच महायज्ञों में जो जितना सक्षम है अवश्य करें, तभी हमारा जीवन वैदिक होगा, हमारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देगा। क्योंकि कल जो सरदार भगत सिंह की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही थी, कितना बड़ा, और हमारे माननीय संयोजक महोदय ने भेजा कि आप इसे देखें, तो मैंने भी देखा किस प्रकार से ये जो लेख निकला, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही आदर्श है। क्योंकि सरदार भगत सिंह के दादा माननीय सरदार अर्जुन सिंह जी का यज्ञोपवीत स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने हाथों से किया था, और उनके पुत्र सरदार किशन सिंह भी कट्टर आर्य समाजी बने। साथ ही साथ उनके पुत्र सरदार भगत सिंह पर पूर्ण छाप पड़ा, और किस प्रकार भगत सिंह को भी यज्ञोपवीत मुनि जी राकेश शर्मा जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री रहे, उनके दादा आचार्य लोकनाथ जी तर्क विद्या वाचस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था। ये बताता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर वैदिक कर्मकांड को उपस्थित करें। ये हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी। और मैं निवेदन करूंगा बिना किसी भूमिका के मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी से कि समय हो चुका है, और डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी को आप साधना आमंत्रित करें। ओम त्वं हीनः पितावसु त्वं माता सत्पितो बभूविथ अथा ते सुमीमहे। आज हमारा तृतीय दिवस हमारे सम्मानीय डॉक्टर श्री राकेश कुमार जी आज जो उन इतिहास के अनछुए पहलुओं को, इनको वास्तव में हमारे जितने भी श्रोतागण सुनने वाले यहाँ पर उपस्थित होते हैं, सभी इस बात को कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इस इतिहास को मैंने कभी सुना ही नहीं। और ऐसे इतिहास को हमारे सामने रखने वाले किसी कवि ने कहा है, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा विदेशी तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। और वास्तव में इतना झूठा इतिहास हम लोगों को पढ़ा दिया गया है, हम इसमें दस्तक गए हैं। तो आज हमारे सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आर्य साहब, एडवोकेट साहब, तो मैं बड़े सम्मान के साथ में, अभी हम डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी को सुन रहे थे, उनकी भूमिका बहुत अच्छी बन जाती है सर्वप्रथम, तो उसी भूमिका के उपरांत मैं सम्मानित श्री डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य जी को मैं बड़े सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूँ। आप आइए और हम लोगों को इन अनछुए पहलुओं से अवगत के द्वारा अवगत कराइए सच्चे इतिहास के बारे में। सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी, स्वागत है आपका। और मुनि जी मैं आपको बता दूं, इस समय मैं ललितपुर में हूँ और एक होटल में, और मेरी सगी भांजी की गोद भराई, हल्लान और रिंग सेरेमनी नीचे चल रही है, और हम यहाँ आपके कार्यक्रम में संचालित कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। या मे धाम देव गणा पितरश्च उपासते तया मध्य मेधियाग्नि मेधाविनं कुरु। श्रद्धा और सम्मान के योग्य पंडित पुरुषोत्तम मुनि जी, डॉक्टर व्यासनंदन जी, जो अपनी विद्वता, शालीनता, विनम्रता से अलग ही छवि प्रस्तुत करते हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन श्रीमती दया आर्या जी बहुत ही श्रद्धा की पात्र हैं, जो भी
प्रतिदिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई भजन सुनाती हैं। श्रद्धा के योग्य माताजी संतोष सचान जी, परम आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, पूजा और सत्कार के योग्य मातृशक्ति। 3 दिन से हमारी चर्चा चल रही है, भारतवर्ष का कितना भाग कब कब विदेशी शक्तियों या विदेशी शासकों के अधीन रहा। कल प्रश्न आ रहा था, पूछा जा रहा था कि जनगण मन अधिनायक में अधिनायक शब्द का प्रयोग क्या है, ये कब किया गया था, किसके लिए किया गया था, कुछ इस तरीके का प्रश्न था। तो मैं बताना चाहूंगा कि 1911 में देश की नई राजधानी का अंग्रेजों ने नई दिल्ली के नाम से उसकी स्थापना कराई थी। जॉर्ज पंचम इसके शिलान्यास के लिए यहाँ आया था, जो कि ब्रिटेन का राजा था उस समय। 1911 में जब जॉर्ज पंचम यहाँ आया था, उस समय कांग्रेसियों ने 27 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर जी से विशेष रूप से कह करके ये गीत उनके सम्मान में लिखवाया था। जुलाई 1915 में आप लोगों को याद होगा, राजस्थान के राज्यपाल महोदय कल्याण सिंह जी ने कहा था कि इस गीत से अधिनायक शब्द हटाया जाना चाहिए। वह अपने आप को महामहिम भी कहलवाना अच्छा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि ये विदेशी शासक के सम्मान में गाया गया गीत है, जिसमें अधिनायक किसी तानाशाह के लिए कहा गया है, और अंग्रेज जो हमारे तानाशाह थे अभी चूंकि यहाँ से चले गए हैं, तो अब यहाँ पर अधिनायक कोई नहीं है। तब उनके इस कथन पर पंकज श्रीवास्तव नाम के एक स्तंभकार ने लेख लिखा था, और उस लेख का उन्होंने शीर्षक दिया था राज्यपाल, राष्ट्रगान और कॉमन सेंस। दैनिक जागरण की 13 जुलाई में, दैनिक जागरण में 13 जुलाई को यह लेख छपा था। तब मैंने इस पर अपनी ओर से लिखा था कि उन्होंने राज्यपाल महोदय के खिलाफ लिखा था और ये कहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कोई गीत नहीं लिखा था। वो 27 जुलाई 1911 को कांग्रेस ने राजा हमारा महाराजा हमारा नाम का एक गीत गाया था, और उस गीत को जो गाने के लिए जिसने बनाया था वो राजभुजा दत्त चौधरी नाम का व्यक्ति था, जिसने इस गीत को उनके लिए लिखा था। परंतु वही लेखक अपनी ही पंक्तियों में यह भी कह जाता है उसी लेख में कि ऐसा ये गीत भी, यानी कि राष्ट्रगान जो आजकल जनगण मन अधिनायक जया हे है, ये भी उस समय गाया गया था। तब मैंने उनके प्रमाण के लिए इस लेख पर अपने 4-5 लेख लिखे थे। उनकी प्रति राज्यपाल महोदय को भी मैंने भेजी थी, और उसमें जो मैंने इसका जवाब दिया था, तब राज्यपाल महोदय ने विशेष अतिथि के रूप में मुझे राजभवन में बुला करके उस जवाब के लिए सम्मानित किया था। ये 15 जुलाई
22 जुलाई 2015 की बात। मैंने बताया था कि संस्कृत की व्याकरण के आधार पर यदि हम इस शब्द के अर्थ करेंगे तो वर्चस्व और प्रभुता को प्रकट करने वाले अर्थ में इसका भाव निकलता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव सा बनाना, कोई ना कोई ऐसा अर्थ इसका निकल करके आता है जिससे ये पता चलता है कि ये शब्द किसी ना किसी पर अधिमान देता है, किसी ना किसी पर अपना वर्चस्व जबरन स्थापित करता है। इसका अर्थ व्याकरण के आधार पर मैंने स्पष्ट किया था कि ऊपर उठना भी है, अति उगना ये भी है, बलात् किसी पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना ऐसा भी है, बलात् किसी के विकास को रोक देना ऐसा भी है, किसी वस्तु पर प्रभुता या वर्चस्व या स्वामित्व प्रकट करने के अर्थ में भी इसका अर्थ निकलता है। तो ये सारे गुण या अवगुण कुछ भी कहिए, केवल और केवल ब्रिटिशर्स में ही लागू होते थे, उनमें ही दिखाई देते थे। इसके अतिरिक्त इसका ये अर्थ निकालना जो उस लेखक ने अपने लेख में निकाला था कि इसका अभिप्राय जनता से है, देश की प्रजा से है, तो उन्होंने ये अर्थ निकाला उसी कांग्रेसी मानसिकता के वशीभूत होकर के, जैसे उन्होंने हमारे तिरंगे के तीनों रंगों के अर्थ निकाल दिए कि हरा रंग हरियाली का, और केसरिया रंग क्रांति का, और सफेद रंग शांति का प्रतीक है। ऐसे अर्थ उल्टे सीधे निकाल करके ये हमको केवल भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जब अधि के साथ में क्रमण लग जाता है, अधिक्रमण हो जाता है, तो उसका अभिप्राय भी किसी पर चढ़ाई करना होता है। इस प्रकार से ही अधिमास भी हम सुनते हैं, जब किसी साल में एक महीना अधिक जुड़ जाता है तो वह अधिमास कहलाता है, जिसको आम तौर पर सामान्य जनभाषा में लोग लौंद का महीना कह दिया करते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ सीधे सीधे यही निकलता है। तो उस समय हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बनाए हुए इस गीत को कांग्रेसियों ने विदेशी राजा के सम्मान में गाया था। यही कारण है कि इसके लिए कई लोगों ने यह कहा कि यह हमारे देश का राष्ट्रगान नहीं हो सकता। राष्ट्रगान तो हमारे यजुर्वेद में ही दिया गया है, आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम जो मंत्र है, उस मंत्र का भावार्थ जो ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, यदि उनको गाएंगे तो वेद का राष्ट्रगान ही हमारा राष्ट्रगान है। परंतु फिर भी आज ये राष्ट्रगान है तो हम इसके बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये उस समय ब्रिटिश राजा के सम्मान में गाया गया हुआ गीत था, और उस समय सारे कांग्रेसियों ने इसको सजदा करके कोर्निश जो बोलते हैं उस तरीके से उनके सम्मान में खड़े होकर के गाया था। ब्रिटेन के राजा ने यहाँ से जाकर के इसका अर्थ अपनी भाषा में करवाया था, और जब उसने ब्रिटेन में जाकर के इसका अर्थ अपनी भाषा में करवा करके उसका भावार्थ सुना अंग्रेजी में, तो उसने कहा कि इतना सम्मान तो मुझे अपने देश में भी नहीं मिला जितना इंडिया में जाकर के मिला। बाद में ये भी कहा जाता है कि इसी के आधार पर राजा ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को उस समय जो नोबेल पुरस्कार था साहित्य के क्षेत्र में, उसको दिलवाने का भी प्रस्ताव रखा था। परंतु नोबेल पुरस्कार को तब तक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि तुमसे बड़ी गलती हो गई है और तुम्हें इस तरीके की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए थी। जाने अनजाने जो भी हुआ, तब उन्होंने कहा था कि मैं इस गीत पर तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, उस पर अगर आप दे सकें तो उस पर मुझे दिलवा दें। तब उन्होंने गीतांजलि लिखी थी, और तब उनको 1913 में, यानी कि इस गीत के सही 2 साल बाद, उनको साहित्य के क्षेत्र में
नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। कहने का अभिप्राय यह है कि ये गीत इस तरीके से गाया गया हुआ गीत था जो कि विदेशी राजा के सम्मान में गाया गया था, और कांग्रेसियों के बारे में विदेशी इतिहासकारों का, अंग्रेजी इतिहासकारों का, और यहाँ तक कि कांग्रेस के इतिहासकार पट्टाभी सीताराम मैया का भी ये कहना है कि उस समय ये कांग्रेस केवल जो है कुछ लोगों का एक जमावड़ा हुआ करती थी, जो ब्रिटिशर्स की और ब्रिटिश राजा की, ब्रिटिश वायसराय की, इनकी कीर्ति में और वृद्धि हो ऐसा गुणगान करते हुए सभा का समापन कर लिया करती थी। तो इसको जब ये सारे स्वीकार कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि ये उस समय तक ही नहीं बल्कि और भी आगे तक इसी प्रकार के गुणगान करने वाली संस्था के रूप में कार्यरत रही थी। इसका जन्म ही उनके गुणगान करने के लिए हुआ था। उस समय जो राजभक्त नहीं होता था, यानी ब्रिटिशर्स के प्रति राजभक्ति नहीं रखता था, वह दंड का पात्र होता था और उसको हेय दृष्टि से देखा जाता था। कांग्रेस में सारे लोग वफादार जाया करते थे। वफादार का अभिप्राय है कि जो राजभक्त हैं, जो राजभक्त होगा वही कांग्रेस का सदस्य बनेगा, ऐसी इसकी परंपरा थी। उन्हीं के गुणगान करने वाले लोगों को इसमें प्रश्रय दिया जाता था। जो भी इसके मंच पे जाकर के देश के बारे में बोलना शुरू करता था, देश के बारे में सोचना शुरू करता था, उसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। ये कांग्रेस की उस समय की मानसिकता थी, जिससे पता चलता है कि यदि कांग्रेस ने उस समय इसको गाया था तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कांग्रेस के उस समय के नेताओं के भाषणों को यदि आप सुनेंगे तो इससे भी ज्यादा चाटुकारिता भरी हुई दिखाई देगी आपको। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न था आर्यावर्त के बारे में कि आर्यावर्त कहाँ से कहाँ तक था, ऐसा प्रश्न भी किया गया था। मैंने कल भी ये बात कही थी कि मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में इसके बारे में मनु जी महाराज ने स्पष्ट किया है कि इसकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक थी। उसका अर्थ मैं अभी आपको बता देता हूँ। पश्चिमी भूमध्य सागर, जो मैं कल भी बता रहा था, तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के मध्य स्थित पर्वतों से घिरे हुए सरस्वती तथा द्रस्वती देव नदियों जिसके अंदर बहती हैं, देव नदियां जिसके अंदर बहती हैं, उस सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न मानवों द्वारा निर्मित देश को आर्यावर्त कहते हैं। ये देव शब्द जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न मानवों द्वारा जो शब्द प्रयोग किया गया है, इसका अभिप्राय है कि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा की परंपरा को लेकर के आगे अमैथुनी सृष्टि के माध्यम से जो लोग जन्मे थे, जिनमें अग्नि वायु आदित्य अंगिरा सर्वप्रथम थे, प्रमुख थे, उसके बाद की मैथुनी सृष्टि के जो देव पुरुष आए, उनके द्वारा देव निर्मितम देश भी इसको कहा जाता है। तो देव निर्मित देश इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर उन लोगों ने सृष्टि के प्रारंभ में उद्यम करके इसको बसाया था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आर्यावर्त इस दुनिया का, संसार का सबसे प्राचीन देश है, भूभाग है। और जम्बू द्वीप के बारे में मैंने कल भी स्पष्ट किया था कि यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर के ही यूरेशिया बनता है। तो उस समय इसको मिलाकर के दोनों को जम्बू द्वीप कहा जाता था, और इस जम्बू द्वीप में ही इतने बड़े भूभाग पर ये आर्यावर्त हुआ करता था। अब अपने मूल विषय पर आते हैं। कल हम छत्तीसगढ़ उड़ीसा तक पहुंच गए थे, बिहार से निकले थे, उड़ीसा की तरफ चल रहे थे। उड़ीसा के बारे में वो शोध ग्रंथ जिसके आधार पर हम ये बात रख रहे हैं अपनी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस क्षेत्र पर 1568 से 1856 तक मुस्लिम शासन और 1856 से 1947 तक ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। ये हमने स्पष्ट किया था। अब छत्तीसगढ़ में आते हैं। यहाँ के 18,000 वर्ष के इतिहास में जो बताया गया है उसके बारे में वो शोध ग्रंथ कहता है कि यहाँ पर मुस्लिम शासन कभी नहीं रहा। आज का छत्तीसगढ़ और उससे लगता हुआ उड़ीसा, इस क्षेत्र में कभी भी मुस्लिम शासन नहीं रहा।
1857 के पश्चात से यहाँ ब्रिटिश शासन अवश्य स्थापित हुआ। ये जो मैं कल भी बार बार कह रहा था कि 1857 से अधिकतर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है, तो जो लोग ये कहते हैं कि 1757 में जब पलासी का युद्ध हुआ था, तो पलासी के युद्ध के समय ही ये तय हो गया था कि हिंदुस्तान पर राज्य अब ब्रिटिशर्स का चलेगा। तो 1757 की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो 1857 की बात कर रहे हैं। और शोध ग्रंथ हमारी इस बात की पुष्टि कर रहा है, बार बार ये कह रहा है कि इस क्षेत्र में भी 1857 में अंग्रेजों का शासन आरंभ हुआ। 1857, 1858, 1856 अधिकांश क्षेत्र में इन 3 सालों में ही ब्रिटिशर्स का शासन स्थापित हुआ। इससे बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हमको स्मरण रखना चाहिए। बस्तर, इसके बारे में पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की भांति इस क्षेत्र में भी 1857 से ब्रिटिश शासकों का पदार्पण हुआ और उनकी अधीनता में बस्तर को 90 वर्ष व्यतीत करने पड़े। भोजपाल होमगंगा, भोपाल का पुराना नाम भोजपाल है, राजा भोज के द्वारा बसाया गया था। परमार वंशी राजा भोज, उन्होंने बसाया था, इसलिए इसका नाम भोजपाल रखा गया। तो यहाँ पर 13वीं शताब्दी से 1856 तक विदेशी मुस्लिम शासन के अधीन इस क्षेत्र को रहना पड़ा, जबकि 1857 से यहाँ ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। भोपाल क्षेत्र के विषय में बताया गया है कि भोपाल गांव में 240 वर्ष तक, ये भोपाल उस समय एक गांव हुआ करता था, और भोपाल क्षेत्र में 128 वर्ष तक विदेशी मुस्लिम शासन रहा। 1817 से यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया। आगे हम चलते हैं बुंदेलखंड की ओर। बुंदेलखंड के बारे में शोध पत्र का स्पष्ट आकलन है, बताया है उसने कि यहाँ पर हिंदू इतिहास के जो पिछले 18,000 वर्ष हैं, उनमें से एक दिन भी मुस्लिम शासन नहीं रहा। फिर बात नोट करनी चाहिए कि सारा बुंदेलखंड विदेशी सत्ताधारियों के चंगुल से मुक्त रहा, अंग्रेजों से पहले मुगलों के शासन से मुक्त रहा। ये कितनी तथ्यात्मक बात है, हम भी कहते रहे हैं, मानते रहे हैं। और जो आज का नक्शा है उसको मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता रहा हूं कि मध्य प्रदेश से आगे मुगलों का शासन अकबर से पहले अकबर तक नहीं गया, परंतु यहाँ पर जो तथ्य है वो ये भी स्पष्ट कर रहा है कि इसका मतलब साफ हुआ कि जो नक्शा हमको दिखाया जाता है उसमें भी, मानचित्र में भी कहीं ना कहीं दोष है, कहीं ना कहीं त्रुटि है। उस त्रुटि को शुद्ध करने के लिए इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए कि बुंदेलखंड में कभी भी मुस्लिम शासन नहीं रहा, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे आर्य लखन राज जी हम सबको लेकर के वहीं से बैठ करके इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। यदि वहां पर सैकड़ों वर्ष तक ये शासन रहा होता तो स्थिति कुछ दूसरी होती। मैं उनकी लगनशीलता को नमन करता हूं। प्रारंभ में उनका नाम नहीं ले पाया, देखिए आज एक कार्यक्रम में रह करके भी वे वहां से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। उनका ये समर्पण भाव निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। तो कुछ विदेशी रियासतों ने मुस्लिम शासन में यहाँ पर यदा कदा कर देने संबंधी संधि अवश्य की थी। इसके उपरांत यह क्षेत्र 1818 में अंग्रेजों के अधीन चला गया था। यानी 1818 से लेकर के 1947 तक 130 वर्ष के लगभग यहाँ पर विदेशी शासन रहा है। गोंडवाना, यह क्षेत्र भी अपने आप में सौभाग्यशाली रहा, जिसने मुस्लिम शासन की एक दिन भी गुलामी नहीं की। अब आप देखिए कितने क्षेत्रों पर मुस्लिम शासन स्थापित नहीं हुआ है, और ये पॉइंट्स नोट भी कीजिए, नोट्स
बनाने के लिए मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आपको बोलना चाहिए समाज में जागरण करने के लिए। आप आर्य पुत्र हो, वीर पुत्र हो और माँ भारती के सच्चे सेवक हो, इसलिए आपको उसका एक सिपाही बनना है, उद्भट प्रस्तोता बनना है, उसका रक्षक बनना है। और जब रक्षक बन करके बोलने के लिए तथ्यों को एकत्र करोगे, संचित करोगे, तो दूसरों को पता चलेगा। और जब जागरण होगा तो एक माहौल बनेगा, माहौल बनेगा तो राष्ट्रवाद मजबूत होगा। ब्रिटिश शासन के अधीन यहाँ पर 1858 में ये भी क्षेत्र बुंदेलखंड की भांति उसी समय जाता है। अब आते हैं ग्वालियर की ओर। महाकौशल, इंदौर, रीवा, झांसी, ये सारी रियासतें मुस्लिम काल में अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने में स्वतंत्र रहीं, सफल रहीं। आप देखिए, रानी झांसी यदि 1857 की क्रांति के समय झांसी से नेतृत्व कर रही हैं 57 की क्रांति का, और वहां से बिगुल फूंक रही हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, तो इसका अभिप्राय है कि उनकी जो रियासत थी वो प्राचीन काल से स्वतंत्र सत्ता के रूप में काम करती चली आ रही थी। यानी कि उनकी सत्ता, उनके वंश की, राजवंश की सत्ता चाहे प्राचीन काल से नहीं रही हो, परंतु यहाँ पर इसका अभिप्राय ये है कि वहां पर आर्य राजाओं की परंपरा, हिंदू राजाओं की परंपरा प्राचीन काल से काम करती चली आ रही थी, तो कभी भी विदेशियों के अधीन नहीं रहा था। ये जो सौभाग्य है, और इस सौभाग्य को जब अंग्रेजों के हाथों या मुस्लिमों के हाथों लूटने, टूटने, छूटने का कोई अवसर आया, तो उन लोगों ने इसलिए भी उठ खड़ा होना आवश्यक समझा कि हमने तो आज तक किसी के लिए शीश नहीं झुकाया, हम तो उस समय भी अपने आप को बचाए रखने में स्वतंत्र रहे, जिस समय यहाँ पर औरंगजेब की तूती बोल रही थी। तो सवा मन, मैं कहता हूँ सवा मन बात छोड़ दीजिए, यदि वो 1.25 किलो जनेऊ भी रोज उतार करके और भोजन करता होगा तो भी वह कितने हिंदुओं को रोज मारता होगा। मेरा विचार है कि संभवतः एक जनेऊ में, जहां तक मेरा अपना मानना है, आचार्य श्री यहाँ पर बैठे हैं, वो बताएंगे मेरे बाद में, और पूज्यपाद मुनि जी भी बैठे हैं, वे भी बताएंगे। मुझे लगता है शायद एक यज्ञोपवीत में 10 ग्राम ही वजन होता होगा। यदि इससे होता है, इतना होता है, या और थोड़ा तो भी कुछ मान लिया जाए, तो मैं कह रहा हूं कि कितने लोगों को रोज मार करके या उनको हिंदू से मुसलमान बना करके वो व्यक्ति भोजन करता होगा। यदि ऐसी स्थिति में भी झांसी की रानी और उसके पूर्वजों ने अपने आप को स्वतंत्र रखने में सफलता प्राप्त की थी, तो इसका अभिप्राय है कि 1857 की क्रांति में उतरने के लिए उन्हें अपना ये स्वाभिमान भी प्रेरित कर रहा था कि हम विदेशी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ग्वालियर में मैंने जो बताया, महाकौशल, इंदौर, रीवा, झांसी, सारी रियासतें मुस्लिम काल में अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने में सफल रहीं। एक दिन भी ये रियासतें किसी मुस्लिम सुल्तान या बादशाह के अधीन नहीं रही। महाकौशल की 1818 में तथा झांसी की 1858 में अंग्रेजों से संधि हुई थी, संधि हुई थी, और संधि में हम कर देते रहेंगे, आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, परंतु चलिए इतना मान लेते हैं, हम आपको कर देते रहेंगे। महाकौशल, इससे महाकौशल लगभग 130 वर्ष, और झांसी 1858 में इनके अधीन जाकर के मात्र 89 वर्ष के लिए ही अंग्रेजों के अधीन माना जा सकता है। इसके बाद चलते हैं मालवा। मालवा ने 1301 से 1731 तक मुस्लिम गुलामी को भोगा। इतने समय दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन स्थापित रहा। 88 वर्ष यहाँ पर ये फिर अपने आप को स्वतंत्र रखने में सफल हुए।
यानी कि 1731 से अगले जो 88 वर्ष आए, उसमें इस क्षेत्र के लोगों ने क्रांति करके अपने आप को 88 वर्ष तक स्वतंत्र रखा, अर्थात यहाँ पर आर्य राजाओं की या हिंदू राजाओं की सत्ता स्थापित हुई। परंतु 1819 में आकर के यहाँ पर एक संधि के अधीन इन लोगों को, इस क्षेत्र को अंग्रेजों के अधीन होना पड़ गया। अब चलते हैं भरतपुर क्षेत्र की ओर। यहाँ पर कुल 11 राज्य थे। यह क्षेत्र भी मुस्लिम काल में अपनी स्वतंत्रता बचाए रखने में सफल रहा। भरतपुर मथुरा के निकट, उत्तर प्रदेश के निकट, राजस्थान का क्षेत्र, यह क्षेत्र भी अपने आप को स्वतंत्र रखने में सफल रहा। 1826 से यह क्षेत्र अंग्रेजों के साथ एक संधि के अधीन चला गया। इस प्रकार 121 वर्ष तक इस क्षेत्र को ब्रिटिश शासन के अधीन रह करके उसके शासन का, उसके साम्राज्य का एक अंग बनना पड़ा। धौलपुर, नेगाम, हमीरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, करौली, किशनगढ़, पालनपुर, प्रतापगढ़, शाहपुर, ये सारी रियासतें भी मुस्लिम शासन के अधीन एक दिन भी नहीं रही। हमारे राजपूताने का गौरवशाली इतिहास जो हम कह दिया करते हैं, उसका एक कारण यह भी है कि यहाँ की अधिकांश रियासतें ऐसी रही हैं जो कभी विदेशी शासन के अधीन नहीं रही, और उसमें ये सारी रियासतें थीं जो मैंने अभी आप सबके समक्ष जिनके नाम उच्चारित किए हैं। अपने 18,000 वर्षीय हिंदू शासन की गरिमा को किसी न किसी प्रकार बचाए रखने में ये रियासतें सफल रहीं। परंतु 1857 से यहाँ भी ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया, अर्थात उसको यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफलता मिली। इस प्रकार यह क्षेत्र भी, जितनी रियासतें मैंने बोली हैं, ये सारी रियासतें भी अंग्रेजों के अधीन, मुस्लिमों के अधीन नहीं बल्कि अंग्रेजों के अधीन 90 वर्ष तक रहीं। टोंक, टोंक क्षेत्र के बारे में हिंदी ग्रंथ अकादमी का उपरोक्त ग्रंथ हमको बताता है कि यह क्षेत्र 1819 से 1948 तक मुस्लिम शासन के अधीन रहा। 1819 से 1948, 1857 से ब्रिटिश सरकार के साथ इस मुस्लिम रियासत की संधि भी हो गई। कालिंजर, कालिंजर के बारे में यदि हमको उपरोक्त ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर 1545 से 1856 तक मुस्लिम शासन के अधीन इस क्षेत्र को रहना पड़ा, जबकि 1857 से एक संधि के अंतर्गत ब्रिटिश शासकों के अधीन चला गया। इस क्षेत्र में भी 1545 से 1856 यानी कि 300 वर्ष से अधिक मुस्लिम शासन रहा। मिलाकर लगभग 400 वर्ष तक इस क्षेत्र में विदेशी शासन रहा। 800 वर्ष या 1000 वर्ष या 900 वर्ष या 700 वर्ष के बहुत कम क्षेत्र आ रहे हैं। यदि अफगानिस्तान को, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को, सिंध, बलूच आदि जो पाकिस्तान में है आजकल, उनको छोड़ दें और कुछ क्षेत्र आगे का जो हमारे दिल्ली के इर्द गिर्द का क्षेत्र है, जिसके बारे में मैं कल आपके समक्ष निवेदन कर रहा था कि यहाँ पर 650 वर्ष तक लगभग विदेशी शासन रहा है, यदि इस क्षेत्र को छोड़ दें तो कहीं और दूसरे क्षेत्रों में बहुत कम क्षेत्र ऐसा है जिसमें 300-400 वर्ष से आगे जा रहा है। नहीं तो अधिकांश क्षेत्र में कहीं 150 वर्ष, कहीं 125 वर्ष, कहीं 100 वर्ष, 121 वर्ष जो भी हम देख रहे हैं, लगभग इतने क्षेत्र पर इतने समय तक ही विदेशी शासन रहा। यदि इस बात पर हम विचार करते हैं तो फिर हमको ये भी पता चलता है कि यदि कहीं पर 121 वर्ष ही मुस्लिमों का शासन रहा, या 100 वर्ष रहा, या 50 वर्ष रहा, 150 वर्ष रहा,
तो इसका अभिप्राय यह है कि वहां पर हिंदू शक्ति प्रबलता के साथ विदेशी शक्तियों का विरोध करती रही और विरोध के साथ साथ उन्हें समय समय पर जैसे ही अवसर प्राप्त हुआ उन्हें उखाड़ने में सफलता प्राप्त होती रही। तो भारतवर्ष के इस पराक्रम को, इस पौरुष को, इस प्रताप को, इस शौर्य को, इस वीरता को ये जो शोध पत्र है ये कहता है कि ये जो हम पर 800 वर्ष का या 1000 वर्ष का या 1200 वर्ष का अलग अलग बोल दिया करते हैं हमको भ्रमित करने के लिए, हमको कायर सिद्ध करने के लिए, तो ऐसे लोग हमको एक भ्रम जाल में फंसाते हैं और उस भ्रम जाल को ही ये शोध ग्रंथ तोड़ने का, फोड़ने का कार्य कर रहा है। यदि वो सही पिक्चर हमारे मन मस्तिष्क में भी रम बस जाए तो पता चलेगा कि बहुत सारी सच्चाई हमारे भीतर समाविष्ट हो चुकी है और हम ये जान चुके हैं कि हमने कितने पौरुष के साथ, कितने पराक्रम के साथ अपनी अस्मिता की रक्षा की थी, अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा की, माँ भारती की रक्षा की थी, वैदिक धर्म की रक्षा की। उस अपनी वास्तविकता के साथ हमको जुड़ करके रहना चाहिए और उस पर अधिक से अधिक केंद्रित होकर के अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण अपना करके सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रह करके अध्यवसाय करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। दीप से दीप जलते हैं। जब हम दीप से दीप जलने की बात कहते हैं तो दीप से दीप का अभिप्राय है कि मुझसे कोई और प्रेरित हो, दूसरे से कोई और प्रेरित हो, फिर इस तरीके से सारा राष्ट्र प्रेरित हो, सारा राष्ट्र उठ खड़ा हो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत की जो बात हमारे आचार्य श्री कर रहे थे व्यास जी, मैं इसी बात को यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है। ये हमारा राष्ट्रीय बोध है, ये हमारा इतिहास बोध है, ये हमारा संस्कृति बोध है जो हमको समूहवाद में प्रेरित करता है। जो आज का कम्युनिज्म है, जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं, ये कम्युनिस्ट शब्द नहीं है, ये समूहनिष्ठ शब्द है। समूह के प्रति निष्ठावान हो जाना और समूह के प्रति निष्ठावान हो जाने का अभिप्राय है कि हम वास्तव में सबका भला पहले चाहते हैं, अपना भला बाद में चाहते हैं। सबके भले में अपना भला अपने आप निहित है, सन्निहित है। इस सोच को लेकर के भारतीय चिंतन आगे बढ़ता है। यही भारत का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से ही भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति है, जो शब्द आजकल चलता है। इस देश के जो लोग सन्यासी हुआ करते थे, वानप्रस्थी हुआ करते थे, सौभाग्य से हमारे बीच में भी वानप्रस्थी जी बैठे हैं। ऐसे लोग इस देश में पुलिस का कार्य किया करते थे, ये पुलिस दरोगा हुआ करते थे। लेकिन पुलिस दरोगा कौन से? ये आज के दरोगा नहीं जो लठ मार करके गंदी गालियां दे करके लोगों को उत्पीड़ित करते हैं। ये वो लोग हुआ करते थे जो शांति का प्रचार प्रसार करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को अपनी निःशुल्क सेवाएं दिया करते थे। वो हमारे सन्यासी भी होते थे, वो वानप्रस्थी भी हुआ करते थे, वो सदगृहस्थी लोग भी हुआ करते थे, वो सन्यासी भी हुआ करते थे जो बचपन से ही सन्यास ले लिया करते थे, युवावस्था से ही संन्यास्त हो जाते थे। वो ऐसे विद्यार्थी भी हुआ करते थे जो विद्या अध्ययन के समय में भी संस्कारित होकर के लोगों को मार्गदर्शन देने की स्थिति प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार इस देश की आधी से अधिक जनसंख्या देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करती, सामाजिक कार्य के लिए अपने आप को प्रेरित करती थी, उसमें समर्पित करती थी अपने आप। इससे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का निर्माण होता था। आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर लोग भाषण झाड़ते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करके अपने आप को दिखाते हैं कि हमने बहुत कुछ अच्छी बात कहने का प्रयास किया है, परंतु उनसे पूछा जाए कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वास्तव में है क्या, उनको भी बहुत लोगों को उनमें से अर्थ का, इसके का बोध नहीं होता। इसका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद इसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सुदृढ़ करता है और इसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसकी सामाजिक परंपराओं को मजबूत करता है और इसकी सामाजिक परंपराएं इसके व्यक्ति को मजबूत करती हैं और इसका व्यक्ति समूह निष्ठ होकर के समूह को उत्प्रेरित करता है और समूह फिर राष्ट्र में बदल जाता है। इस प्रकार अन्योन्याश्रित संबंध
राष्ट्र का व्यक्ति से और व्यक्ति का राष्ट्र से, जिस क्षेत्र जिस देश में इस प्रकार का उत्कृष्ट चिंतन प्रवाहित होता हो और 24 घंटे अनवरत रूप से प्रवाहित होता हो, उस देश के लोगों को भी कायर कह दिया जाएगा, तो संसार में फिर वीर कौन होगा? जिन लोगों ने अपने आप को अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से इतनी देर तक स्वतंत्र रखा और विदेशी सत्ता से अपने आप को बचाए रखने में सफलता प्राप्त की, उनसे अधिक पुरुषार्थी, उनसे अधिक देशभक्त कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। आज इस देश के पतन का कारण केवल एक है कि इसका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं पक्षाघात का शिकार कर दिया गया है नहीं। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को क्षतिग्रस्त करके जो लोग सांस्कृतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उत्थान की बात कर रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं भ्रमित हैं या लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज के उत्कृष्ट चिंतन के माध्यम से, वैदिक ऋचाओं के माध्यम से इसका वही स्वरूप स्थापित करना होगा जिसमें बार बार ये बोला जाता है, इदम नमम, इदम नमम, मेरे लिए नहीं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ने कह दिया सब कुछ मेरे लिए, लेकिन आपकी ऋषियों की संस्कृति कह रही थी, ऋषियों की शिक्षा पद्धति कह रही थी मेरे लिए नहीं, सब आपके लिए, सब आपके लिए। और आप उधर से कह रहे थे आपके लिए। मैं गांव देहात में देखा करता हूँ, परंपराओं को देखिए, तो बात थोड़ी सी अटपटी सी लग सकती है, लेकिन भारत के इतिहास का छुपा हुआ एक अच्छा तथ्य वहां भी मिल जाता है। लोग खाना खाते हैं तो वो उसके सामने को थाली सरकाता, वो उसके सामने को थाली सरकाता, पहले आप, पहले आप। ये देव संस्कृति है, ये देवों द्वारा निर्मित देश है जिसकी ऐसी संस्कृति है, पहले आप। हुक्का तक भर करके लोग लाते हैं, मैं गांव में देखा करता था अपने बचपन में। हमारे परिवार में तो सौभाग्य रहा परम पिता परमेश्वर का, पिताजी ने कभी ऐसे न व्यसन हमको दिए न अपने आप पाले, परंतु और लोगों में देखा करता था उस पे भी लोग बैठ करके पहले आप घूंट मारिए, पहले आप मारिए, सम्मान देने के लिए नहीं, इस देश के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए ऐसा होता था, आज भी होता है। जहां भारत जीवित है वहां आज भी ऐसा हो रहा है। अस्तु, मैं अपने विषय पर ही आता हूं। आगे चलते हैं हम कोटा। कोटा के बारे में शोध ग्रंथ से हमको पता चलता है कि बूंदी, गुजरात और इसके 20 राज्य, 20 रियासतें, महाराष्ट्र के 15 प्रमुख राज्य, बरार, इनमें से कोटा बूंदी 1625 से लेकर के 1948 तक, अर्थात लगभग 125 वर्ष मुस्लिम शासन के अधीन रहा। इतना बड़ा क्षेत्र है कि नहीं भ्रमजाल, हमको गुलाम बता रहे हैं, इतने बड़े भ्रमजाल में फंसा दिया और हम भी उनके साथ खड़े होकर के बोल रहे हैं। मैं एक सज्जन को जो देसी जो देहाती गीत गाया करता था, 900 साल गुलामी भोगी खुद मूर्खता हमारी ने, सुना करता था बचपन में, और हम भी सोचा करते थे कि 900 साल तक हम गुलाम रहे बिना मस्तिष्क पर दबाव बनाए। बचपन था, सोच लिया करते थे कहाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। परंतु जब इन तथ्यों को देखा और जब मैं अपनी पुस्तकों के उस लेखन में उतरा जिसमें मैंने 1235 वर्षीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास लिखा, तो आंखें खुलती चली गईं, खुलती चली गईं। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, ये जो बात श्री कृष्ण जी ने वहां पर कही, चाहे किसी प्रसंग में कही, लेकिन मैं इस प्रसंग से जोड़ देता हूँ, सच्चाई यही रही कि सभी संशयों का विनाश होता चला गया। तो यही बात गुजरात के 20 राज्यों में से अधिकांश में हिंदू शासन स्वतंत्रता के साथ काम करता रहा। कुछ हिस्सों में लगभग 325 वर्ष तक मुस्लिम शासन रहा, कुछ क्षेत्रों में
महाराष्ट्र में भी 350 वर्ष तक मुस्लिम शासन रहा। इसी प्रकार बरार पर लगभग 500 वर्ष तक मुस्लिम शासन रहा। ये कुछ तिथि ऐसी आई हैं जिन पर 500 वर्ष की बात आती, 350 वर्ष की बात आती, और यह 1902 से 1947 तक, बस केवल 1902 से 47 यानी 45 वर्ष अंग्रेजों के अधीन रहा। फिर उसी बात के साथ जुड़ जाइए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा, तो यहाँ तो 45 वर्ष है केवल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बड़े क्षेत्र। हैदराबाद 1589 से 1948 तक मुस्लिम शासन के अधीन रहा। यहीं पर इस तथ्य को भी समझ लेने की आवश्यकता है कि 1948 तक, यानी कि जब निजाम हैदराबाद को आर्यों के विशेष बलिदान के बाद भारत के साथ मिला लिया गया था, सरदार पटेल की गया था, तब ये सत्ता, ये रियासत अपने आप में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य कर रही थी। इसका अभिप्राय हुआ कि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन नहीं था। हैदराबाद बताया हमने भी। इसके बाद आते हैं मैसूर की ओर। मैसूर में विजयनगर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि संधियों के माध्यम से जैसे तैसे किसी क्षेत्र पर मुस्लिम शासक अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल हुए थे। विजयनगर मुस्लिम शासन के अधीन कभी नहीं रहा, और वहां पर जो हिंदू राज्य था वो 350 वर्ष तक एक ही राज्य कार्य करता रहा था, शासन करता रहा। मुगल बादशाहों में से भी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वहां पर जाकर के आक्रमण तो करते थे, परंतु अपने आप को सफलता के साथ कभी लौटा नहीं पाए। तो उनके विजयनगर के उन राजा हरिहर और बुक्का राय जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उनके उस बलिदान को और उनके वंशजों के बलिदान को, उनके वंशजों की वीरता को हम क्यों भूल जाते हैं। लगातार जिस वंश ने 350 वर्ष तक एक से एक बढ़कर क्षत्रिय वीर योद्धा इस देश को दिया, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए दिया, वो तो हमने उपेक्षा की भट्टी में फेंक दिया। और जो मुगल इस देश को चूस रहे थे और जिनका शासन भी इसके अपेक्षा सीधे सीधे इसकी अवधि के सीधे सीधे आधी अवधि तक रहा, यानी इन्होंने 350 वर्ष तक शासन किया, तो मुगलों ने केवल 250 वर्ष तक शासन किया। ये मत कभी कहिए कि मुगलों ने 800 वर्ष तक शासन किया था। मुगलों ने 1526 से लेकर के 1707 तक शासन किया। तो हम अपने 350 साल तक निरंतर एक वंश के राजा को, शासन को भूल जाते हैं इस भ्रम जाल के, माया जाल में फंस करके, और उस विदेशी शासन के गीत गाने में लग जाते हैं, या गीत गाने के लिए विवश कर दिए जाते हैं, जिसने इस देश को हर प्रकार से लूटा था। मैसूर में 48 वर्ष तक मुस्लिम शासन के अधीन यह क्षेत्र रहा। इससे भी अंग्रेजों से एक संधि हुई थी। 1761 से ब्रिटिश शासन को इसने झेलना आरंभ किया, और आंध्र प्रदेश केवल 10 वर्ष के लिए। देखिए, ये एक बहुत रोचक तथ्य है। जैसा हम असम के बारे में बता रहे थे, वैसा ही आंध्र प्रदेश के बारे में एक तथ्य हमको पता चलता है कि यहाँ पर केवल 10 वर्ष ही मुस्लिम शासन रहा था, और ये भी औरंगजेब के शासन काल के दौरान रहा। इससे पहले और इससे बाद में ये क्षेत्र स्वतंत्रता के साथ काम करता रहा। यहाँ के राजाओं के नाम हम नहीं जानते, हमसे मतलब हम सब क्यों नहीं जानते कि वो जानने के योग्य नहीं माने जाते, क्योंकि वो हिंदू हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को
निरंतर बनाए रखने में सफलता प्राप्त की, उनका अपराध ही यह है कि वे स्वतंत्र रहे। इसलिए वे हमारे राष्ट्रीय इतिहास के अंग नहीं हो सकते। राष्ट्रीय इतिहास के अंग वही हो सकते हैं जिन्होंने इस देश की संस्कृति को, इस देश की सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट करने का कार्य किया। आंध्र प्रदेश ने 1857 से ब्रिटिश शासन को स्वीकार कर लिया। 1857 से यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, इस क्षेत्र में भी। अब कोच्चि और त्रावणकोर की ओर चलते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में मुस्लिम शासन एक दिन भी नहीं रहा। 1857 से यहाँ पर अंग्रेजी राज्य अवश्य लागू हुआ। एक बात जो अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में इस शोध पत्र से, शोध ग्रंथ से हमको जानकारी मिलती है, पता चलती है, वो ये है कि 1820 के बाद, शोध ग्रंथ की बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। शोध ग्रंथ ये नहीं कह रहा कि 1757 में पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना विस्तार करना आरंभ कर दिया था। शोध पत्र कह रहा है कि 1820 के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रचार प्रसार करना, विस्तार करना आरंभ किया, उसमें सफलता मिलनी उनको आरंभ हुई। और ये 1820 की तारीख ही क्यों रखी जा रही है? मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं, स्पष्ट भी कर चुका हूं अपनी बात, पुनः दोहरा रहा हूं। 1819 में शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया हिंदवी स्वराज्य, हिंदू राष्ट्र समाप्त करने की अंग्रेजों के साथ संधि हो गई। और उस संधि के पश्चात जब अंग्रेजों का अधिकांश भारत पर, उस भारत पर जिस पर हिंदू राजाओं का अर्थात पेशवाओं का अथवा शिवाजी महाराज के वंशजों का शासन था, उस क्षेत्र पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया, उसके अधिनायक अंग्रेज बन गए। तो यहां से उनका विस्तार होना आरंभ होता है। इस तथ्य से हमारे उस तथ्य की पुष्टि हो जाती है जो हम बता रहे थे कि 1758 से लेकर के 1818 तक, 1820 तक का गूगल सर्च यदि आप करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि लेकर के मैसूर से और आज के पेशावर तक कभी हमारे यहाँ पर पेशवाओं का शासन हुआ करता था। जब उनका शासन यहाँ पर था, इतने बड़े साम्राज्य के वो स्वामी थे, तो यहाँ पर ये बात कैसे मानी जा सकती है कि उस समय औरंगजेब के वंशजों का शासन इस देश पर था? ये तथ्यात्मक बात है, प्रमाणिक बात है और बहुत सहजता के साथ स्वीकार करने योग्य बात है। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती कि अंग्रेज सारे देश के राजा हो गए थे, अंग्रेज देश के मालिक हो गए थे, और ये भी बात उसी समय चल रही हो कि इतने बड़े क्षेत्र पर मराठों का राज्य था। तो यहाँ पर 200 वर्ष की जो बात हम बोल जाते हैं वो पूर्णतया भ्रामक है, और इस भ्रामक तथ्य को ही भ्रामक सिद्ध करने के लिए ये शोध पत्र जारी हुआ, और उसी पर इसीलिए हम यहाँ पर चिंतन भी कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। दिल्ली में अंग्रेज केवल 35 वर्ष रहे, जो हम कल ही बता रहे थे। शिवाजी के काल में मुगल साम्राज्य दिल्ली से आगरा तक सिमट गया था। जो लोग ये मानते हैं कि शिवाजी महाराज ने तो कुछ भी नहीं किया, वे कुछ भी करने में सफल नहीं हुए, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमारे पास ये बात होनी चाहिए। और ये कह कौन रहा है वो भी मैं बताता हूं। द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड लंदन, रीप्रिंट 1961, बुक 6, उपखंड 3, लिखने वाले हैं विंसेंट ए स्मिथ। विंसेंट ए स्मिथ, और विंसेंट ए स्मिथ बता रहे हैं
कि महाराजा शिवाजी के उत्थान से मुस्लिम साम्राज्य नाम की कोई चीज भारत में नहीं बची थी। ये भ्रम जाल जो फैलाया गया, उसको तोड़ने के लिए कितना अच्छा प्रामाणिक तथ्य हमारे पास में है। केवल दिल्ली से आगरा तक ही मुगलों की वास्तविक सत्ता चलती थी। इसका अभिप्राय है कि शिवाजी महाराज अपने जीवन काल में ही 1674 में वो राजा बनते हैं और 80 में उनका देहांत हो जाता है। ये तिथि संभवतः 76 है उनके राजा बनने की। लेकिन जो भी है, ये 5-7 वर्ष में ही वो इतने बड़े क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित करने में सफल हो गए थे। और जो माया जाल, भ्रम जाल, वाक जाल आदि जाल हमको फैला करके दिखाए जाते हैं, जिसमें हमारे जितने सेकुलरिस्ट तोते हैं, जितने सेकुलरिस्ट पक्षी हैं, वे सब फड़फड़ा रहे हैं, उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम और आप जैसे लोग जो ऋषि दयानंद के चेले हैं, ऋषि दयानंद के शिष्य हैं, उनके लिए कोई भ्रमजाल कुछ नहीं होता। उनके लिए तो पौरुष सबसे बड़ी चीज है और उनके लिए प्रमाण सबसे बड़ी चीज। तो 1680 में जब शिवाजी संसार से गए तो उस समय कैसी क्रांति उत्पन्न हुई होगी, ये बात अपने शिवाजी के प्रति हमको बहुत गहराई से समझनी चाहिए कि उस महापुरुष ने 6 वर्ष में इतनी बड़ी सत्ता को समेट करके दिल्ली से आगरा के बीच में केंद्रित कर दिया, जिसके लिए हमको आगे चल करके स्वामी दयानंद जी महाराज के दिशा निर्देशों के अनुसार 1857 की क्रांति लड़ने के बाद भी 90 वर्ष तक युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि दोगले लोग आ गए थे, कांग्रेस के लोग। जितना जोर हम लगाते थे इस दिशा में बहने के लिए, उतना ही वो लगाते थे विपरीत दिशा में जाने के लिए। इसलिए ये देश का जो आंदोलन था ये खिंच गया था। नहीं तो अपने शिवाजी महाराज को देखिए, कभी क्रांति की थी इस देश में रामचंद्र जी महाराज ने, जिन्होंने 14 वर्ष में संपूर्ण भूमंडल से राक्षसों का अंत कर दिया था। चीन पर भी उस समय रावण का साम्राज्य था, रूस पर भी रावण का साम्राज्य था, और पाताल लोक जिसको आज अमेरिका कहते हैं, उस पर भी उसी के लोग बैठे हुए थे। इन सब से उखाड़ करके 14 वर्ष की योजना बना करके 14 वर्ष में उन्होंने संपूर्ण भूमंडल से असुर संस्कृति को समाप्त कर दिया। उन्होंने 14 वर्ष में वो क्रांति की थी, और उन्हीं की बात को सामने रख करके, उन्हीं के आदर्श को सामने रख करके शिवाजी जैसे लोगों ने क्रांति करने का बीड़ा उठाया, तो मात्र 6 वर्ष में वो क्रांति करके दिखा दी। ये बात अलग है कि रामचंद्र जी महाराज ने संपूर्ण भूमंडल पर क्रांति की थी, लेकिन शिवाजी महाराज का पुरुषार्थ भी कम नहीं था। जब कदम कदम पर राक्षस बैठे हुए थे, उनके बीच रह करके, और शिवाजी महाराज ने एक गरीब घर से निकल करके, एक सामान्य से घर से निकल करके साम्राज्य की स्थापना की। जब शिवाजी महाराज इस कार्य को कर रहे थे, या उनके किए हुए कार्य को आज तक जब आकलन उसका किया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है, तो देश धर्म से मुंह मोड़ चुके सेकुलर तोते विदेशी आकाओं की भाषा को रट रट करके हमारे सामने सुनाते हैं कि इन्होंने कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं किया था, ये तो दक्षिण के पहाड़ का चूहा था, फला था, वो था। इस तरीके की भाषा उनके लिए प्रयुक्त की जाती है। लेकिन जब एक नीच पापी, एक डाकू दल का नेता बाबर चलता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि उसने मिट्टी में से साम्राज्य खड़ा कर दिया था। आपके मिट्टी में से साम्राज्य खड़े करने वाले, लोकशाही को स्थापित करने वाले, लोकतंत्र को स्थापित करने वाले लोग इस देश में आज तक नहीं पूजे जा रहे, और जिन लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया वो हीरो बन गए रातों रात। शिवाजी महाराज इस देश की चेतना का प्रतिनिधि पुरुष है, इसलिए उनके उस पुरुषार्थ को हमको याद रखना चाहिए, और उनके बारे में विंसेंट स्मिथ महोदय ने जो कुछ कहा है उसको और भी गहराई से हमको पड़ताल करना चाहिए। अब आगे हम अपनी बात को पूर्ण विराम की ओर ले चल रहे हैं।
दामोदर लाल गर्ग जी, कल उनका जिक्र आया था, माननीय नरूला साहब शायद उनका नाम ले रहे थे। आज हम उन्हीं का मुनि जी ले रहे थे। उल्लेख यहाँ पर करेंगे। उन्होंने जो कुछ बोला है वो अपनी पुस्तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, पुस्तक का नाम है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और पृष्ठ है उसका 11 है। उस पर लिखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसा व्यवहार रहा उसकी आलोचना करते हुए एक यूरोपियन इतिहासकार लिखते हैं कि इस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता कि भारत के साथ प्रारंभिक संपर्क में जो व्यवहार अंग्रेजों की ओर से किया गया वह सत्य और सदाचार के नाम पर कपकपी पैदा करने वाला है। ये दामोदर लाल गर्ग जी कहते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यूरोपियन इतिहासकार को उल्लिखित करके कहते हैं। ये उन लोगों के मुंह पर एक करारा चांटा है जो ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमको बहुत कुछ सिखाया और अंग्रेज अपने आप में एक सभ्य जाति थी। उसकी तथाकथित सभ्यता को, उसकी तथाकथित सांस्कृतिक परंपरा को तोड़ने के लिए ये पर्याप्त है। ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूं, आगे वो कहते हैं कि उस व्यवहार की निंदा प्रत्येक ईमानदार ईसाई करेगा। ये ब्रिटिश यूरोपियन इतिहासकार लिख रहा है, जिसको दामोदर लाल जी उद्धृत करते हुए इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। जिन्हें न्याय पसंद था और जीवन में कलंक नहीं चाहते थे, उन्होंने भी इन लोगों की हरकतों की निंदा की। एक अंग्रेज अधिकारी का कथन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को जिस प्रकार हस्तगत किया उसमें झूठ बोलने और मक्कारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। कंपनी के दूषित व्यवहारों से राज्य और सिद्धांत का जिस प्रकार हनन होता है, उसके आधार पर विलियम हॉबिट साफ साफ लिखते हैं, भारत में कब्जा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जिस दूषित नीति से काम लेना पड़ा, ईसाई नीति के प्रतिकूल, उसमें अधिक नीचता की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि वो नीचता की सारी सीमाओं को लांघ गई थी कंपनी। कांग्रेसी दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो उन्होंने जो चाटुकारिता करते हुए कहा और जो बार बार वो वफादारी दिखाते हुए, राजभक्ति दिखाते हुए, राष्ट्रभक्ति अलग थी और राजभक्ति अलग थी। जो राजभक्त थे वही देश के गद्दार थे, वही सेकुलर थे और आज भी वही सेकुलर हैं। जो राजभक्त थे, और राजद्रोह शब्द अपने आप में राष्ट्रद्रोह नहीं है। ये सब शब्द की भी व्याख्या करके देखिए, समझने का हम प्रयास करें। विद्वान लोग बैठे हैं, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। राजद्रोह शब्द अलग है और राष्ट्रद्रोह शब्द अलग है। राजद्रोह यानी कि जो राज्य के शासन के खिलाफ विद्रोह कर रहा हो, और राष्ट्रद्रोह वो है जो राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह कर रहा हो। तो जो उस समय राष्ट्रपुत्र थे, जो राष्ट्र के साथ उस समय न्याय करते हुए अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर रहे थे, अपना सर्वस्व होम कर रहे थे, वे लोग राष्ट्रभक्त थे। और राष्ट्रभक्त होना उस समय गाली थी। और जो राजभक्त थे वो अपने आप को बड़े शान के साथ राजभक्त कहा करते थे। वही गद्दार बाद में जाकर के स्वतंत्र भारत में आज सेकुलर बन करके इस देश के लिए एक कीड़ा बन करके इसका खून पी रहे हैं। बहुत अच्छे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मैं अब और अधिक नहीं कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आशा करता हूं कि ये 3 दिन जो चर्चा हमारी आपस में मिलकर के रही है, मैंने कोई स्पीच नहीं दी है, मैंने अपनी बात को केवल रखने का प्रयास किया है। मैं कोई विद्वान नहीं हूं। माँ भारती का, स्वामी दयानंद जी का, आप लोगों का एक सच्चा सेवक होने का प्रयास कर रहा हूं। इससे अधिक कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राकेश कुमार जी, जो आप हम सभी को इतिहास के अनछुए पहलुओं के माध्यम से हम सभी को गौरवान्वित कर रहे हैं। उषा मलिक जी इंडोनेशिया से, उषा मलिक जी, अवध बिहारी तिवारी जी, प्रताप नारायण पाल जी, अवध बिहारी तिवारी जी, उषा मलिक इंडोनेशिया, उषा मलिक जी। चलिए देवी सिंह जी आप आइए दुबई से। जी नमस्ते, इस कार्यक्रम में जुड़े सभी सदस्यों को।
डॉक्टर साहब को भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। मैं ज्यादा समय न लेते हुए यही पूछ रहा था कि जो भारत से कुछ हिस्से या जो देश के टुकड़े हम भी इसमें बताते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान जो एक अलग हुए, तो हम वर्तमान में तो ऐसा मान सकते हैं जब अलग होते हैं तो हमारा एक विधि विधान है। पाकिस्तान अलग हुआ तो उसकी एक सीमाएं खिंच गई और एक संविधान, और अभी तो उस समय एक देश का क्या पैमाना था, क्योंकि उस समय तो सब रियासतें अपने अपने स्तर पर अपने अपने विधि विधान से चला रही थी। तो क्या उस समय भी कहीं एक ऐसे राजा, जैसा कि दिल्ली पर से भी पूरे इस खंड पर तो एक सत्र कभी ज्यादा लागू नहीं हुआ इस पीछे के काल में, तो उस समय क्या मापदंड या क्या पैमाना था जिससे ये बताया जाता था कि ये पूरा एक है और ये अलग होने के बाद संभवतः मैं समझ गया होंगे डॉक्टर साहब। अभी एक प्रश्न भी यह भी आ रहा था स्क्रीन पर जो मैं देख रहा था, क्या था शायद अभी आपका जो प्रश्न है, क्या कहा आपने? जी मैं यही कह रहा हूँ कि वर्तमान में हम अब अभी अगर भारत से दुर्भाग्यवश ऐसा कामना भी नहीं करनी चाहिए, अगर कोई टुकड़ा हो जाए तो उसका मतलब ये कि हमारा एक संविधान है, तो उस समय क्या एक भारतवर्ष में कभी भी किसी हिंदू राजा ने, आर्य राजा ने अलग देश नहीं मांगा और ना ही अलग देश की सीमाएं खींची। सभी जब आर्यावर्त के लिए कार्य करते थे तो आर्यावर्त के प्रति श्रद्धावान होकर के कार्य करते थे। उस समय राज शक्ति, ब्रह्म शक्ति, छत्र बल मिलकर के काम करते थे, ब्रह्म बल और छत्र बल। और जो ब्रह्म बल हुआ करता था वो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने के लिए छत्र बल को प्रेरित करता था। इसीलिए कभी भी किसी भी हिंदू राजा ने या और प्राचीन काल में कहें तो आर्य राजा ने अलग देश नहीं मांगा। जब यहाँ पर विभिन्न संप्रदाय पैदा हुए या विभिन्न संप्रदायों के हमला यहाँ पर हुए, उन्हीं लोगों ने अलग अलग देशों की मांग की, अलग अलग देशों की सीमाएं खींची हैं। हम तो आज भी कोई भी प्रांत का हिंदू मुख्यमंत्री कभी देश के खिलाफ बोलने की आज तक आपने नहीं सुनी होगी। जो भी बोलता है वो वही बोलता है जो इस देश की संस्कृति से, इस देश के मूल चेतना से अपने आप को अलग रखने की चेष्टा करता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। अवध बिहारी तिवारी जी, प्रताप नारायण पाल जी। जी, आज जो डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है बहुत ही अद्भुत जानकारी है, और हमने तो इतिहास से एमए किया, लेकिन जो जानकारी हमें आज मिली जी हमें पहले कभी नहीं मिली। हमें तो ऐसा ही पढ़ा है कि हमेशा से जो 900 वर्ष तक देश गुलाम रहा, मुगलों के गुलाम रहा, दिल्ली सल्तनत में गुलाम रहा, लेकिन आज जो जानकारी मिली उससे वास्तव में आंखें खुल गई हैं और बहुत ही अद्भुत जानकारी है, बहुत ही प्रेरणादायक जानकारी है। इसके लिए हम अपने बड़े भाई श्री लखनलाल जी आर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ऐसे आयोजन जो आप करा रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आभार अवध बिहारी तिवारी जी, केंद्रीय शिक्षक विदिशा। प्रताप नारायण पाल जी, प्रताप नारायण पाल जी, प्रताप नारायण पाल जी। उषा मलिक जी, इंडोनेशिया। संजना पारासर जी, आइए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो अपना 18,000 साल का जो लिखित इतिहास बोलते हैं, तो क्या वो समय सिंधु घाटी की सभ्यता को भी इंक्लूड कर रहा है, या कुछ मतलब भ्रम पैदा बना हुआ है कि द्वापर युग और सतयुग और ये सिंधु घाटी की सभ्यता, इन सब का क्रम क्या रहा होगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। बहन जी, यहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या फलां सभ्यता, ये भी इस देश के इतिहास को सिकोड़ करके देखने के लिए बनाई गई काल्पनिक सभ्यताएं हैं।
अच्छा। इनसे बहुत पहले हजारों नहीं लाखों साल पहले इस देश में मानव सभ्यता अपने चरम पर थी। जी। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में थे घूमते, प्रासाद के तोरण हमारे चंद्र को थे चूमते। ये कल परसों की सभ्यता है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा, यदि रामायण को आप पढ़ें तो जी। रामायण में एक राजा के कैसे भवन होने चाहिए इसकी मालूम हमें वहां से जानकारी मिल जाती है। यदि मनुस्मृति को आप पढ़ेंगी तो वहां पर भी राजप्रासाद कैसे होने चाहिए